हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं बंगाल के प्रमुख क्रांतिकारी संगठन के बारे में बताने जा रहा हूं। चलिए आइए बंगाल के क्रांतिकारी संगठन के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। देखिए, बंगाल के क्रांतिकारी संगठन की शुरुआत जो है वहां पर भद्र समाज के लोगों ने इसकी शुरुआत की थी। धीरे धीरे करके बरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, इन दोनों ने भी बंगाल में क्रांतिकारी संगठन का बीड़ा उठाया। इन दोनों ने मिल करके एक पत्र निकाला जिसका नाम था युगांतर। युगांतर पत्र के माध्यम से इन लोगों ने जन जन तक अपनी बातों को पहुंचाने का कार्य शुरू कर दिया। चलिए आइए बात कर लेते हैं बंगाल के ही कुछ प्रमुख संगठन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। बंगाल के कुछ प्रमुख क्रांतिकारी संगठन में सबसे पहला जो संगठन था अनुशीलन समिति। क्या नाम था? अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति। ठीक, ये जो अनुशीलन समिति है इसकी स्थापना कहाँ किया गया था? कलकत्ता में किया गया था। पहले इसको व्यायामशाला के रूप में इसको संगठित किया गया था, लेकिन उसी समय नरेंद्र भट्टाचार्य की सलाह पर इस व्यायामशाला का नाम परिवर्तित करके अनुशीलन समिति कर दिया गया। आइए बात कर लेते हैं अनुशीलन समिति के प्रमुख कर्तव्य के बारे में। देखिए, अनुशीलन समिति का जो प्रमुख उद्देश्य था, इसमें इन्होंने ये कहा कि नौजवानों को इकट्ठा किया जाए और नौजवानों को इकट्ठा करके उनको हायर एजुकेशन दिया जाए, क्योंकि कठिन से कठिन समस्या का सामना करने के लिए उनमें क्षमता आ जाए और उनको देश की आज़ादी के लिए अपना कर्तव्य बताया गया। नौजवानों को ये कहा गया कि अंग्रेजों को भारत से भगाना यही हमारा प्रमुख कर्तव्य है। ठीक है, तो ये था अनुशीलन समिति के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। आइए लिख लेते हैं थोड़ा सा क्या है इसमें। अनुशीलन समिति की स्थापना की बात करेंगे कि अनुशीलन समिति की स्थापना कब की गई थी, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए आइए थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं, इसको नोट कर लेते हैं कि अनुशीलन समिति की स्थापना कब किया गया था। क्या लिखेंगे? स्थापना कब किया गया था? 1907 में। कब किया गया था? 1907 में। बात करेंगे स्थान की। ठीक है, कहां किया गया था? कलकत्ता में। इसकी स्थापना कहां किया गया था? कलकत्ता में। आइए अगली बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? कौन थे संस्थापक? ठीक है, बरेंद्र घोष एवं, ठीक, इसके संस्थापक कौन थे? बरेंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त। भूपेंद्र नाथ दत्त। ठीक, इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था? खून का बदला खून। खून का बदला खून इसका उद्देश्य था। चलिए आइए बात कर लेते हैं इसके कुछ प्रमुख कारण के बारे में। पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, क्या? अनुशीलन समिति को इसे पहले व्यायामशाला के रूप में खोला गया था। गया था। बाद में
बाद में नरेंद्र भट्टाचार्य की सलाह पर नरेंद्र भट्टाचार्य के सलाह पर इसका नाम अनुशीलन समिति रखा गया। अनुशीलन समिति रखा गया। दूसरा पॉइंट भी इसी में लिख लीजिए। इसका उद्देश्य नवयुवक को प्रशिक्षण देना तथा देश की आज़ादी, देश के लिए लड़ना परम कर्तव्य बताया गया। समझ गए? अब आपसे इसमें इस पॉइंट में क्वेश्चन आपसे पूछा यह जाएगा कि अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुआ था? अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। ठीक, इसके संस्थापक कौन थे? बरीन्द्र घोष थे एवं भूपेंद्र नाथ दत्त थे। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या चीज था? अनुशीलन समिति को गठित करने का उद्देश्य ये था कि खून का बदला खून, आप हमारे साथ जैसा बर्ताव करोगे हम आपके साथ वैसा ही बर्ताव हम करेंगे, इसके बारे में इसमें बताया गया है। अनुशीलन समिति के बाद बंगाल में एक और क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किया गया था। ये इससे पहले ही किया गया था। क्या था? ढाका अनुशीलन समिति की बात करेंगे। किसकी? ढाका अनुशीलन समिति। ठीक, क्या? ढाका अनुशीलन समिति। चलिए आइए हम ढाका अनुशीलन समिति की बात कर लेते हैं। देखिए, ढाका अनुशीलन समिति का भी वही कर्तव्य था जो अनुशीलन समिति का था। बस ये था कि ढाका अनुशीलन उस समय प्रचलन में ज्यादा नहीं आ पाया था, उसके बाद ही अनुशीलन समिति की स्थापना किया गया था। ढाका अनुशीलन समिति का भी एक उद्देश्य था कि नौजवानों को इकट्ठा करना और इकट्ठा करने के बाद उनको हायर एजुकेशन देना, क्योंकि जितना से जितना कठिन समस्या आए एजुकेटेड व्यक्ति उस समस्या का समाधान आसानी से निकाल ले। और ढाका अनुशीलन समिति के ही अंतर्गत ये भी बताया गया था कि जो यहाँ देश के नवयुवक हैं इनको लड़ना इनका परम कर्तव्य बताया गया है। चलिए आइए अब बात कर लेते हैं ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी। चलिए आइए, ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना इसकी कब हुई थी? 1904 में। स्थान ढाका। ठीक है, संस्थापक क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं कि इनके संस्थापक कौन है, इसकी स्थापना कब किया गया था। तो इसके जो संस्थापक हैं उनका नाम है पी मित्रा
एवं पुलिनदास। पुलिनदास, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाने की संभावना है कि ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना कब किया गया था। ठीक है, ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना कब किया गया था? 1904 में किया गया था। इसके संस्थापक का नाम क्या है? पी मित्रा एवं पुलिनदास। आपसे क्वेश्चन कभी कभी इसका मैच कराने के लिए पूछा जाता है। अगर मैच कराने में नहीं भी पूछा जाएगा तो आपसे सीधा सीधा ये पूछा जाएगा कि ढाका अनुशीलन कहाँ पे इसकी स्थापना किया गया था। आइए बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके उद्देश्य के बारे में। भाई इसको इसमें मत समझिएगा, इसका फैक्ट अलग है, ठीक है। ये इसका अलग है, ठीक, ये इसका अलग है। और इसके बारे में हम थोड़ा सा उद्देश्य यहाँ पे लिख देते हैं। आप लोग याद रखिएगा, एरो बना दिया गया है। उद्देश्य, इसके उद्देश्य में क्या है? नौजवानों को इकट्ठा करना, और देश के लिए लड़ना परम कर्तव्य है। परम कर्तव्य है, ठीक है। बस आपको इसमें इन चीज़ों में आपको ये फैक्ट हैं जो इनको आपको याद रखना है। कौन कौन से फैक्ट आपके हैं कि पहला फैक्ट आपसे ये पूछा जाएगा कि ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना कब किया गया था? ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना 1904 में किया गया था, ठीक। कहाँ किया गया था ये तो सभी को पता है, ढाका में ही किया गया था, ठीक। और इसके उद्देश्य में भी ये बताया गया है कि यहाँ के नौजवानों को इकट्ठा करना और इकट्ठा करके इनको हायर एजुकेशन देना ताकि वो कठिन से कठिन समस्या का समाधान बड़ी आसानी से निकालने में वो सफल रहे। ये तो था आपके एग्जाम के बेस से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट था। आइए बात कर लेते हैं इसी के आगे कौन सा क्रांतिकारी संगठन की बात करते हैं। मिटा दिया जाए इसको, ठीक है। बस हाँ, ढाका अनुशीलन समिति में इतना ही पूछा जाएगा कि ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुआ था? 1904 में हुआ था, ठीक। कहाँ हुआ था? तो ढाका है तो ढाका में ही हुआ था। इसके संस्थापक कौन कौन थे? पी मित्रा एवं पुलिनदास थे, ठीक। पुलिसदास नहीं, पुलिनदास, याद रखिएगा, गलत उसको मत करिएगा, नहीं गलत हो जाए। पुलिसदास भी कभी कभी मिस में दे देता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसका भी यही कार्य था, ठीक है, कि नौजवानों को इकट्ठा करना, इकट्ठा करने के बाद उन्हें स्वाधीनता के लिए तैयार करना, उन्हें हायर एजुकेशन उपलब्ध कराना ताकि ये कठिन से कठिन समस्या का समाधान बड़ी आसानी से ये कर सके, ठीक है। हो गया, मिटा दिया जाए, आगे बढ़ा जाए, ओके। ठीक है, चलिए आइए अब आप बात करने जा रहा हूं मुजफ्फरपुर बम कांड। किसके बारे में हम बात करेंगे? मुजफ्फरपुर बम कांड के बारे में, ठीक है। मुजफ्फरपुर बम कांड, बात किसकी करेंगे हम? मुजफ्फरपुर बम कांड की बात करेंगे। इसी को कहा जाता है कि किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास। क्या कहा जाता है? किंग्सफोर्ड के हत्या की प्रयास, इसी को कहा जाता है। अब आपको इसको थोड़ा सा सुनना है कि मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए आइए देख लेते हैं, ठीक। मुजफ्फरपुर बम कांड का जो प्रमुख घटना है इसमें D.H. किंग्सफोर्ड, क्या? D.H. किंग्सफोर्ड, जो D.H. किंग्सफोर्ड थे ये
कलकत्ता के उस समय एक क्रूर मजिस्ट्रेट थे। क्या थे? क्रूर मजिस्ट्रेट थे। इन्होंने क्या किया कि जो उस समय बंगाल में क्रांतिकारी संगठन जो बन रहे थे या क्रांति के लिए जो तैयार किए जा रहे थे, उन पर ये किंग्सफोर्ड जो था बहुत अत्याचार कर रहा था। लेकिन कुछ समय बाद ब्रिटिश सरकार ने इसका ट्रांसफर जो है मुजफ्फरपुर जिले में कर दिया। मुजफ्फरपुर जिले में इसके ट्रांसफर करने के बाद यहाँ पे इसको सत्र न्यायाधीश का पद दिया गया। मतलब क्या कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं जिला जज। ठीक, इसको इस पोस्ट पे यहाँ पे मुजफ्फरनगर में बैठाया गया। लेकिन मुजफ्फरनगर में ही जो क्रांतिकारी लोग थे, जो युगांतर समिति के जो सदस्य थे, युगांतर समिति के सदस्यों ने एक गुप्त बैठक किया। गुप्त बैठक में ये प्लान बनाया गया कि इसके रहते हुए तो हमारे जो कार्य होंगे वो सफल नहीं हो पाएंगे, इसीलिए किंग्सफोर्ड को मारने का प्लान बनाया गया। और उस बैठक में खुदीराम बोस, किसको? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। हालांकि खुदीराम बोस उस समय मात्र 15 साल के थे, मात्र 15 साल के थे, और प्रफुल्ल चाकी, इन दोनों को सेलेक्ट किया गया कि आपको D.H. किंग्सफोर्ड की हत्या करनी है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। एक बार क्या हुआ, किंग्सफोर्ड जो था अपनी बग्घी से कहीं जा रहा था। किंग्सफोर्ड जो था अपनी बग्घी से कहीं जा रहा था और रास्ते में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने उन पर बम फेंक दिया। हालांकि किंग्सफोर्ड जो था इस घटना में बच जाता है, लेकिन उसी समय स्वतंत्रता सेनानी मतलब भारत की स्वतंत्रता में स्वतंत्रता के लिए सहानुभूति दिखाने वाले मिस्टर कैनेडी, राष्ट्रीय आंदोलन की सहानुभूति रखने वाले एक लोग और थे जिनका नाम था मिस्टर कैनेडी। मिस्टर कैनेडी की पत्नी और बेटी इस घटना में दोनों मारे गए, लेकिन किंग्सफोर्ड जो था इस घटना से बच गया। अब क्रांतिकारियों में थोड़ा सा दुख भरे शब्दों का इस्तेमाल होने लगा कि हमने जिस कार्य के लिए, जिसको मारने के लिए प्लान बनाया वो तो बच गया, और जो राष्ट्रीय आंदोलन की जो सहानुभूति रखने वाले जो व्यक्ति थे उनके परिवार को हमने नुकसान पहुंचा दिया। अच्छा, इधर क्या होता है, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस दोनों भागने का प्लान करते हैं और भाग करके मुजफ्फरपुर नगर के एक वैनी रेलवे स्टेशन के पास, क्या वैनी रेलवे स्टेशन के पास दोनों पुलिस के बीच में घिर जाते हैं। जब पुलिस के बीच में घिर जाते हैं तो प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया, घबरा करके अपने आप को शूट कर लिया। किसने शूट किया? प्रफुल्ल चाकी ने। बचे कौन? खुदीराम बोस बचे। खुदीराम बोस को क्या किया जाता है कि उन्हें उस समय पकड़ लिया जाता है और पकड़ने के बाद उन्हें ले जाया जाता है। उसके बाद उन पे मुकदमा चलाया जाता है और मुकदमा में ये डिसीजन लिया जाता है कि खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी जाएगी। 11 अगस्त 1908 को 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी पे लटका दिया जाता है। जिस समय खुदीराम बोस को फांसी पे लटकाया गया, अलग अलग किताबों में अलग अलग वर्ष मिलता है। उस समय खुदीराम बोस की उम्र जो थी 15 साल थी। आज की डेट में जिस उम्र में बच्चा कक्षा संभालना सीखता है ना, उस उम्र में खुदीराम बोस को फांसी हो गई थी। फांसी होने के समय उनकी उम्र 15 वर्ष की। सबसे कम उम्र में फांसी पे चढ़ने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था खुदीराम बोस। ठीक है, ये तो था मुजफ्फरपुर बम कांड की ये घटना थी।
अब आइए अब नोट कर लेते हैं इसको कि इसमें कौन कौन से फैक्ट आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आइए, मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना कब घटी? सन की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे? सन की बात करेंगे। ठीक है, सन कब घटित हुआ था? 1908 में। ठीक, कब घटित हुआ था? 1908 में। मुजफ्फरपुर कहां पड़ता है? मुजफ्फरपुर बिहार में पड़ता है। कहां? स्थान की भी बात करेंगे कि कभी कभी डाउट हो जाता है कि मुजफ्फरपुर कहां पड़ता है। एक मुजफ्फरपुर नगर यूपी में है, एक मुजफ्फरपुर बिहार में है। तो हम इसको क्लियर कर देना चाहते हैं कि मुजफ्फरपुर जो है स्थान वो बिहार वाला है। स्थान मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर बिहार, ब्रैकेट में लिख देता हूं। ठीक है, मुजफ्फरपुर बिहार। ठीक है, अब बात करेंगे हत्या करने का प्रयास। ठीक है, किसने किया गया था? किसने किया था इसे में लिख लीजिए ताकि फैक्ट याद रहेगा। हत्या करने का प्रयास। ठीक, किसने किया था? प्रफुल्ल चाकी, प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस। खुदीराम बोस किसकी हत्या करने का प्रयास किया था? D.H. किंग्सफोर्ड की। ठीक है, किसकी हत्या? किसकी हत्या का प्रयास? किसकी हत्या का प्रयास करने की कोशिश किया था? D.H. किंग्सफोर्ड। D.H. किंग्सफोर्ड। ठीक है, ये तो था इतना जो आपके एग्जाम के लायक है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये पूछा जाएगा कि मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना कब घटित हुई थी? 1908 को। इसी को क्या कहा जाता है? इसी घटना को किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास। ठीक, किसने किया था? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किया था। आइए पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक है, कारण कि भाई क्यों हत्या करने का कारण प्रयास किया जा रहा था। ठीक है, D.H. किंग्सफोर्ड, D.H. किंग्सफोर्ड ये कलकत्ता का मजिस्ट्रेट था। मजिस्ट्रेट था। इसने बंगाल में क्रांतिकारी संगठन का संगठन को उभरने नहीं दे रहा था। नहीं दे रहा था। और क्रांतिकारी
नौजवानों के साथ बड़े क्रूर के साथ बर्ताव करता था। ठीक है, आइए आगे बात कर लेते हैं इसमें। ब्रिटिश सरकार ने इसको इसको मुजफ्फरपुर का सत्र न्यायाधीश बनाकर भेजा। सत्र न्यायाधीश बनाकर भेजा। तभी ठीक, जब किंग्सफोर्ड को मुजफ्फरनगर का सत्र न्यायाधीश बनाकर भेजा, तब यहां पर युगांतर समिति के सदस्य ने के सदस्यों ने इसे मारने का प्लान बनाया। इसके लिए ठीक है, इसके लिए प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को चुना गया। ठीक है, आइए आगे लिख लेते हैं इसके। चुना गया, ठीक है। जब ये बग्घी से जा रहा था तो इस पे बम फेंका गया। लेकिन ये बच गया। ठीक है, आइए यहां लिख लेते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के सहानुभूति रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और बेटी
मारी गई, मारी गई। ठीक है, चलिए आइए कुछ पॉइंट और इधर लिख लेते हैं। प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली और खुदीराम बोस को 11 अगस्त 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। फांसी दे दी गई। चलिए आइए बात कर लेते हैं अब आपके एग्जाम में इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे। चलिए आइए बात कर लेते हैं इसमें आपके एग्जाम के बेसिक क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि मुजफ्फरपुर जो बम कांड का इसकी घटना कब घटी थी? 1908 में घटी थी। ठीक है, और जो किंग्सफोर्ड थे इसकी हत्या करने का प्रयास क्यों किया गया था? क्योंकि ये एक क्रूर सत्र न्यायाधीश था, इसने क्रांतिकारियों के ऊपर बहुत अत्याचार किया था। तभी जो युगांतर समिति के जो सदस्य थे इन्होंने एक गुप्त बैठक बुलाई और गुप्त बैठक बुला करके जो किंग्सफोर्ड की हत्या करने का साजिश रचा गया और हत्या करने के लिए प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को चुना गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब ये एक बार बग्घी से जा रहा होता है तभी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने इस पे बम बरसाया, लेकिन ये बच जाता है। राष्ट्रीय आंदोलन की सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति जिनका नाम था मिस्टर कैनेडी, उनकी पत्नी और बेटी इस घटना में मारी जाती है। लेकिन वहीं पे मुजफ्फरपुर के पास में ही एक वैली रेलवे स्टेशन होता है, वहां पर दोनों को घेर लिया जाता है। प्रफुल्ल चाकी जो घबरा करके उसने अपने सिर में गोली मार लेते हैं और खुदीराम बोस को बंदी बना लिया जाता है। मुकदमा चलाया जाता है, उनको फांसी की सजा होती है और 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी पे लटका दिया जाता है। जब खुदीराम बोस को फांसी पे लटकाया गया तब उस समय उनकी उम्र मात्र 15 वर्ष थी। यह था इस घटने का पूरा, ठीक है, जो आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू।